नमस्कार, इंडिया डेली लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मिहिर रंजन। 5 दिन 5 राज्य, हर राज्य में जाना और वहां कहना कि मैं आपकी जिंदगी बेहतर कर सकता हूं, मैं आपके राज्य का विकास कर सकता हूं, पिछली सरकारों से अच्छा काम कर सकता हूं, मुझे एक बार सेवा करने का मौका दीजिए। यह कहानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन साउथ की। पीएम मोदी पिछले 5 दिनों से दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। वो समझते हैं कि अगर बीजेपी को 370 सीटों का टारगेट हासिल करना है और एनडीए को 400 के पार जाना है तो दक्षिण का द्वार खोलना ही होगा। इसके लिए वो वहां पर विपक्ष पर हमला कर रहे हैं और अपनी गारंटी दे रहे हैं। आज मोदी तमिलनाडु के सवेलेम में थे। पिछले 3 महीने में मोदी 20 बार साउथ भारत का दौरा कर चुके हैं, जिसमें से अकेले तमिलनाडु में अब तक वो 7 बार जा चुके हैं। ऑडिटर रमेश की याद आना भी बहुत स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में अपने दिवंगत साथियों को याद करके भावुक हो गई। तेलंगाना के स्टेट प्रेसिडेंट रहे के.एन. लक्ष्मण और पार्टी के ऑडिटर रहे रमेश का जिक्र करते ही पीएम 63 सेकंड तक खामोश रहे। दुर्भाग्य से आज सेलम का मेरा वो रमेश। इसके बाद उन्होंने अपनी बात जारी रखी। मोदी सेलम में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पार्टी के लिए रमेश दिन रात काम करने वाला हमारा साथी, वो अच्छे प्रवक्ता थे। मोदी ने सबसे पहले स्टेट प्रेसिडेंट रहे के.एन. लक्ष्मण की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी के प्रचार के लिए बहुत काम किया। पार्टी के ऑडिटर रहे रमेश को भी मैं नहीं भूल सकता। उन्होंने पार्टी के लिए काफी काम किए हैं। आज वे हमारे साथ नहीं हैं, उनकी हत्या कर दी गई। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। रमेश दिन रात काम करने वाला हमारा साथी था। वो अच्छे प्रवक्ता थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी। मैं उन्हें आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी 5 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। आज 19 मार्च को सुबह उन्होंने केरल के पलक्कड़ में रोड शो किया था। इसके बाद तमिलनाडु के सेलम में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस वाले बार बार हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म की जिस शक्ति में आस्था होती है, डीएमके और कांग्रेस इस शक्ति का विनाश करना चाहते हैं। हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब होता है मातृशक्ति, नारी शक्ति। कांग्रेस और डीएमके का इंडिया अलायंस कह रहा है कि वो इसका विनाश करेंगे। दरअसल 17 मार्च को इंडिया अलायंस की मुंबई में रैली हुई थी, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। 18 मार्च को तेलंगाना के जगत्याल में मोदी ने राहुल गांधी के बयान का जवाब देते हुए कहा था कि मेरे लिए तो हर माँ बेटी शक्ति का रूप है। मैं इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। मोदी के इस बयान के बाद राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पीएम को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए वो बातों का गलत अर्थ निकालते हैं। पिछले 5 दिनों में मोदी ने दक्षिण में जब और जहां रैलियां की, वहां जोरदार तरीके से विरोधियों पर हमलावर रहे। मोदी जानते हैं कि बगैर दक्षिण में जगह बनाए बीजेपी को 370 सीटें नहीं आ सकती हैं। और हकीकत ये है कि पिछले चुनाव में दक्षिण की 131 सीटों में से 29 सीटें बीजेपी को हासिल हो पाई थी। जाहिर है टास्क बड़ा है, लेकिन मोदी उसे थोड़ा आसान बनाने में लगे हुए हैं।
पीएम मोदी के मिशन दक्षिण भारत को समझने की जरूरत है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि पिछले 5 दिनों में, मैं अभी पिछले 5 दिनों की बात कर रहा हूं, पिछले 5 दिनों में मोदी मिशन साउथ पर कहां कहां गए हैं। 15 मार्च को मोदी केरल में थे, वहां उन्होंने रैली की। 16 मार्च को वो तेलंगाना में थे, नगर कुर्नूल में। 17 मार्च को आंध्र प्रदेश के पलनाडु में उन्होंने रैली की और फिर 18 मार्च को तेलंगाना के जगतियाल में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। 18 मार्च को फिर वो पहुंचते कर्नाटका के शिवमोगा और फिर उसके बाद तमिलनाडु के कोयम्बटूर में वो रैलियां करते हैं। इसके बाद 19 मार्च को वो केरल के पलक्कड़ और तमिलनाडु के सलेम में विरोधियों पर हमला बोलते हैं। आप ये मैप देखिए, इस मैप में 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, ये मैप बता रहा है कि पिछले 5 दिनों में मोदी कहां कहां दक्षिण भारत में थे और उन्होंने किस तरह से अपने विरोधियों पर हमला बोला है। हम आपको यहां पर यह बताना चाहेंगे कि जिस दिन इस बार आम चुनाव का ऐलान हुआ है, उससे एक दिन पहले से मोदी साउथ इंडिया में थे और वो उस दिन कन्याकुमारी में थे और वहां से उन्होंने कहा था कि इस बार दक्षिण में, मतलब तमिलनाडु से वो विकास, वो चीजें होने वाली है जो कि ऐतिहासिक होगा। बढ़ते हैं आगे, और ये तो बात थी पॉलिटिकल। अब देखिए कि तमिलनाडु में विकास के लिए या केरल में विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर क्या क्या किया है। 10 साल में 7 गुना अधिक उन्होंने बजट तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों के लिए दिया है। तमिलनाडु के रेल के विकास के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 6,331 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड उन्होंने आवंटन किया था वहां के लिए, जो कि एवरेज अगर आप देखेंगे तो उससे लगभग 7 गुना ज्यादा है। 2009 से 2014 के बीच, मतलब जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस दरमियान 879 करोड़ रुपए दिए गए थे। तमिलनाडु में पिछले 10 वर्षों के दौरान कुल 1300 किलोमीटर लंबी रेल की परियोजनाएं वहां पर लगाई गई, वहां पर उस पर काम किया गया और 2000 किलोमीटर लंबी जो वहां पर रेलवे ट्रैक है उसका विद्युतीकरण भी किया गया, यानी कि बिजली बिछाया गया। राज्य अपने 92% नेटवर्क के विद्युतीकरण होने के साथ साथ मिशन 100% विद्युतीकरण, मतलब 100% वहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो, उसके तरफ भी लगातार ये कोशिशें जारी हैं। अगर आप केरल की बात करेंगे, मैं मिशन साउथ इंडिया की बात कर रहा हूं मोदी के कॉन्टेक्स्ट में, बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में, इसीलिए तमिलनाडु के बाद अब मैं आपको केरल की बात बता रहा हूं। वहां पर पिछले 10 वर्षों में 92 फ्लाईओवर या अंडरपास वहां पर बनाए गए, 34 फुटओवर ब्रिज, 48 लिफ्टें चालू की गई। केरल में 35 अमृत भारत स्टेशन की पहचान की गई। 51 रेलवे स्टेशनों पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्टॉल लगाए गए। ये केरल की बात मैंने बताई आपको। अब जरा समझते हैं कि केरल और तमिलनाडु, इन दोनों राज्यों का राजनीतिक महत्व क्या है। इसको सीटवार आप समझेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, वहीं पर केरल में 20। अगर आप बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट से इसे देखेंगे तो बीजेपी चाहते हैं कि वहाँ पर उसकी पैठ ज़्यादा हो और इसके लिए उसने क्या किया है कि मोदी का चेहरा आगे किया है और मोदी प्लस बाकी जो बड़े नेता हैं वो लगातार साउथ इंडिया के दौरे पर हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं। वो हम आगे अपने शो में आपको बताएंगे। अब देखिए मोदी किस तरह से साउथ इंडिया पर बीजेपी चाहती है कि वहां पर उसकी पैठ बने। इसके लिए आपको, अभी हम 2024 में है, थोड़ा पीछे पहले जाना होगा। 2022 में नवंबर का महीना था, काशी में, जहां से मोदी सांसद हैं, वहां पर तमिल समागम की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद, ये नवंबर का महीना था, 16 तारीख थी। उसके बाद 2023, ये 2022 की मैंने बात की। अब आप 2023 यानी कि अगले साल आ जाइए, नए संसद भवन का यहाँ पर उद्घाटन होता है और वहाँ पर पहुँचता क्या है, सेंगोल। उसका एक सिग्निफिकेंस है। सेंगोल कहाँ से आता है, साउथ इंडिया से, तमिलनाडु से, यानी कि पॉइंट नंबर 2, ये सब साउथ कनेक्ट है, जो कि साउथ को दिल्ली से जोड़ता है, नॉर्थ भारत से जोड़ता है। पहले काशी, फिर दिल्ली। उसके बाद 2022 की अगर बात करेंगे, 2022 के बाद 2023, तो पिछले साल वहाँ पर अमित शाह अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में कहते सुनाई देते हैं, उनके बारे में खबरें आती हैं कि देश में आने वाले दिनों में जो एक प्रधानमंत्री हो वो गरीब तमिल परिवार से भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से दक्षिण भारत जो है उसकी प्रेजेंस दिल्ली में होनी चाहिए और वो एक तरफ से निशाना था कि वहां पर जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, जो कभी पीएम बन सकते थे, कांग्रेस ने उसको बनने नहीं दिया। फिर उसके बाद इस बात के अटकलें लगने लगी और कयास लगाए जाने लगे कि क्या कोई बड़ा चेहरा दक्षिण भारत से आम चुनाव लड़ सकता है, और कहीं ना कहीं उसका इशारा मोदी की तरफ या पीएम मोदी की तरफ था। तो हम इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इस तरह की जो बीजेपी की रणनीति है,
इसे देखने के बाद, इसे समझने के बाद विपक्ष में किस तरह की बात हो रही है, विपक्ष इसको किस तरह से प्लान कर रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत बीजेपी के लिए कमजोर रहा है। बीजेडी और बीजेपी का आना, क्योंकि इनको समझ में है कि जमीन पर जो है ना विरोध है, पब्लिक थक गई है नवीन पटनायक के झूठ से और बीजेपी के झूठ से। आप देख लीजिए कितने ढोंगी लोग हैं मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष, प्रमुख विपक्षीय दल और सरकार एक हो गया है। आप देख लीजिए न्यू इंडिया है भाई साहब। देखिए, प्रधानमंत्री जिस तरह से जुमलेबाजी करने में माहिर हैं, उनके मुंह से ये सब बातें सुन के हमें कोई हैरत नहीं होती। हमारी गारंटी न्याय की है और उनकी गारंटी अन्याय की है। राहुल गांधी ने कभी भी हिंदू शक्ति से लड़ने की बात नहीं की है। मोदी जी को झूठ बोलने की जो एक नशा है, आदत है, वो अब उतर जाएगी। मोदी की गारंटी इज झूठे सपनों की गारंटी, इज सपनों की गारंटी। इट हैज नथिंग टू डू विद हकीकत, नथिंग टू डू विद रियलिटी। बीजेपी दक्षिण के लिए क्या तैयारी कर रही है और किस तरह से पार्टी के नेता, चाहे वो मोदी हो या पार्टी लाइन में कोई और नीचे का नेता हो, वो कैसी तैयारी कर रही है, इसे समझने के लिए आज हमने अपने इस शो में बुलाया है अक्कू श्रीवास्तव जी को। जाने माने पत्रकार हैं और नवोदय टाइम्स के संपादक हैं। अक्कू जी, जब से पिछले 3 महीने में 20 बार मोदी जी साउथ इंडिया का दौरा कर चुके हैं, अभी भी वो है। आप पीएम मोदी और बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें समझाइए, हमारे दर्शकों को, इंडिया डेली के दर्शकों को समझाइए कि किस तरह से बीजेपी प्लान कर रही है और वो उसके एजेंडे में कितने टिकट तक होंगी, कितनी सीटें इस बारी होंगी कि वहां तक उसका आंकड़ा बढ़ के पहुंचे। देखिए, अभी जो हालात हैं उसमें उसको देश की राजनीति, राज्य की राजनीति और लोकसभा चुनावों से जोड़ करके देखिए उसको। ये सिर्फ पूरी रणनीति जो है 2024 की राजनीति से रिलेटेड नहीं रह गई है। अब इसको भविष्य की राजनीति से जोड़ा गया है और भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रही है कि कैसे इसे आगे की राजनीति, आगे का मतलब ये हुआ 2029 की राजनीति और फिर उसके बाद 34 की राजनीति में कैसे जोड़ा जाए। और सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ उसको देश की राजनीति से जोड़ा जाए। आज की स्थिति में भी अगर आप देखें तो कर्नाटक की सीट मिला लें तो भारतीय जनता पार्टी के पास में दक्षिण के राज्यों में 28 सीटें बनती हैं, लेकिन उसकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से तमिलनाडु, केरल, जहां पर अभी जो है वो देश के साथ सामान्य तौर पर होती है, लेकिन जो क्षेत्रीय दल राजनीति करते हैं तो वो कई बार सीमा रेखा लांघ लेते हैं। सनातन की राजनीति उसमें आ गई, उसमें भारत देश की राजनीति आ गई जिसमें कह दिया भारत एक देश ही नहीं है। तो इस तरीके की राजनीति से पार पाने के लिए ये समस्या उत्तर के राज्यों में नहीं है, उत्तर पूर्व में नहीं है, ये मध्य में नहीं है, ये वहीं पर है ज्यादा। इससे कैसे पार किया जाए, तो इसके लिए ये तय पाया गया था। जो एक भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय यूनिट है उनको, उनमें तय पाया गया कि इसके लिए लंबी रणनीति करनी होगी और लंबी रणनीति सिर्फ 24 के चुनाव के लिए नहीं की जानी चाहिए, इसको आगे रख करके किया जाए। और इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि दक्षिण के 2 राज्यों केरल और तमिलनाडु, मतलब मैं इसमें तेलंगाना और आंध्रा में है, उसमें कैसे क्रम में, और ये आज नहीं हुआ, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के क्रम में पहले भी होता रहा है। केरल में तो खास तौर से फोकस में ये दूसरे दलों के साथ मिलकर के फोकस किया गया, लेकिन अब जो है वो अकेले लड़ने की लड़ाई पर मामला है, तो वो उस तरीके से फोकस किया। और ऐसे में अन्नामलाई की एंट्री होती है और वो जिस तरीके से कर रहे हैं, पूर्व IAS रहे हैं, लोकप्रिय रहे हैं और बहुत सारा उनमें क्षेत्रीय दल के तौर पर अपने आप फिट करने, राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि के तौर पर स्थापित करने की क्षमता, उस लोकप्रियता की वजह से वहां प्रधानमंत्री जी, आपने अन्नामलाई का जिक्र किया। जी, आपने अन्नामलाई का चूंकि जिक्र किया, इसीलिए मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। पिछले साल की बात है, पिछले साल जैसा अभी मैं बता रहा था कि एक मीटिंग में अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं से ये बोलते सुने गए और उन्होंने शायद कहा कि अगले देश में एक प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में
गरीब तमिल हो सकता है, होना चाहिए। पहले भी थी चांसेस, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा होने नहीं दिया, या जिन पार्टियों पे उनका निशाना था। उसके बाद इस बात को लेकर कयास लगाए जाने लगे कि ये ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। उसके बाद जो अन्नामलाई साहब आए, वहाँ पर ये बात हो। फिर उसके बाद दूसरी बार उन्होंने कहा कि मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि तमिल बोल गए। इससे पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जिसने तमिल में बात की होगी। फिर अन्नामलाई जी ने यह बताने की कोशिश की मोदी बाहरी नहीं है, हम सबसे उनका कनेक्ट है। फिर हम देखते हैं कि काशी में तमिल संगम भी होता है, और उसके बाद लगातार घटनाक्रम हो रहा है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जब 2014 के चुनाव हो रहे थे तो उस टाइम पर भी यह चर्चा एक बार को होने लगी कि कहीं मोदी पुरी से लड़ेंगे या बनारस से लड़ेंगे, और मोदी अल्टीमेटली बनारस आ गए। क्या ऐसी संभावना आपको कहीं दूर से दिख रही है कि ऐसा हो सकता है कि एक सीट तो अनाउंस हो गई, मोदी कहीं कन्याकुमारी या साउथ इंडिया के किसी और सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, मोदी अभी बहुत बोझ मुझे नहीं लगता है कि लेना चाहिए या लेने की स्थिति में होंगे। खास तौर से दक्षिण की राजनीति से चुनाव लड़ने के लिए उनके सामने, और पूरी तो अब शायद नहीं रह गया उनके एजेंडे में, क्योंकि वहां अपनी अलग स्थितियां बन रही हैं और अलग तरीके से काम हो रहा है। दक्षिण में अगर ये करना चाहेंगे तो थोड़ी सी, क्योंकि फिर वहां एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज अभी इतना नहीं है कि वो एक विस्तार दे सके, और ये एक बहुत रिस्की कदम होता है। प्रधानमंत्री का राहुल गांधी हार गए अमेठी से, तो हम अब तक देख उनको बार बार वो ढोने की अकु जी, आप बात सही कह रहे कि रिस्की है, सब कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये गेम चेंजर नहीं हो सकता? अगर सपोज करिए कि एक मिनट के लिए कयास अटकल कि अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री वहां से जाके लड़े। जी, प्रधानमंत्री वहां से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से उस राज्य में वोट बैंक पे उछाल होगा। लेकिन प्रधानमंत्री को सिर्फ एक तमिलनाडु नहीं देखना, उन्हें 28-29 प्रदेश देखने हैं। उनको जहां पर हमारी संभावनाएं नहीं है उसको बढ़ाना है। इसलिए जी अकु जी, हाथ से मैं कह रहा हूं कुछ भी कर सकते हैं, आपसे हमारी कुछ भी संभव है। ये अनप्रेडिक्टेबल कुछ भी हो सकता है। अपनी बात ये पूरी करना चाहूंगा, उन्होंने जानबूझ करके तमिलनाडु पर फोकस किया है, और अभी तक जो हम सब लोग जो तथाकथित समीक्षक हैं उनको लगता है कि नहीं, एक सीट होना मुश्किल है। लेकिन अन्नामलाई ऐसा आदमी जो है वो 3 से 4 सीटों पर उसके कार्य क्षेत्र की जगह, बाकी और जगहों पर जो मैंने सुना है, मैं गया तो नहीं हूँ, देखा तो नहीं है, लेकिन जिन एरियो में उन्होंने काम किया वहां पर प्रधानमंत्री भी और आगे बढ़ करके जा रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक संभावना बनती है कि वहां एक इनरोड किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, और बड़े स्तर पर वो इनरोड हो सकता है, जो चमत्कारिक भी हो सकता है वोट बैंक के लिहाज से, जो आज ही के लिए नहीं, 24 और 29 के लिए बहुत बड़ा आधार तैयार करेगा। जी अकु जी, आपसे बातचीत हमारी जारी रहेगी। हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, चुनावी पारा गर्म होते जा रहा है। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार की राजनीति चरम पे है। एनडीए ने बिहार में अपनी सीट शेयरिंग पर जैसे ही पर्दा उठाया, पशुपति पारस नाराज हो गए और मोदी कैबिनेट से आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नाराजगी उन्हें भी है जिन्हें सीट मिली है। खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन में एक सीट दिए जाने से नाराज हैं। लेकिन अब हम बात कुशवाहा की नहीं करेंगे, बल्कि पहले पशुपति पारस की करेंगे, जो अब तक आज तक एनडीए में मंत्री थे, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आखिर क्यों, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के एनडीए ने मेरे साथ नाइंसाफी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंह लटकाए जब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया एनडीए के सहयोगी पशुपति पारस ने जब इसका ऐलान किया तो उनका दर्द साफ साफ झलक रहा था। इस ऐलान के साथ पशुपति ने मोदी कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया। पारस के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि वो बेहद परेशान है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अब वो तय करेंगे कि उन्हें कहां जाना है। हमारी पार्टी के साथ
और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। आपको यहाँ बताते चलें कि 5-6 दिन पहले पशुपति ने कहा था कि वो तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए सीटों की घोषणा नहीं करती। आज भी उन्होंने ये बात दोहराई और आगे कहा कि उन्होंने बहुत ईमानदारी से एनडीए की सेवा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को देश का बड़ा नेता बताया और जताने की कोशिश की कि उनकी पार्टी और व्यक्तिगत रूप से उनके साथ नाइंसाफी हुई है और इसलिए वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लगातार नाइंसाफी, ईमानदारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ। आपको बता दें कि कल ही बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा की थी। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी-आर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। वहीं इस बंटवारे में पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। उनकी पार्टी को पूरी तरह से गठबंधन के अंदर इग्नोर कर दिया गया। तब से वो नाराज हैं। जानकारों की माने तो पशुपति पारस आरजेडी के संपर्क में है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज या कल वो एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पशुपति ने पहले ही कह दिया है कि वो हर हाल में हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। क्या आप हाजीपुर से किसी भी सूरत में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता भी अब ये मान चुके हैं कि उन्हें मैदान में अकेले ही उतरना होगा। तो बिहार के जितने भी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, वार्ड अध्यक्ष हैं और दलित सेना के जितने जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, जो भी प्रदेश पदाधिकारी हैं, सबों की एक बड़ी बैठक बुलाएंगे और उस बैठक में पार्टी का जो निर्णय होगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो निर्णय होगा, जो वहां निर्णय लिया जाएगा, उसी के साथ पारस बाबू जाएंगे आगे। एनडीए ने हाजीपुर की सीट चिराग पासवान को दी है। 2019 में हाजीपुर सीट से लोकसभा का चुनाव जीतकर पशुपति पारस सांसद बने थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी और केंद्र में मंत्री बनाया। लेकिन 2024 में होने जा रहे लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने भतीजे चिराग पासवान को तरजीह दी है और चाचा पशुपति कुमार पारस को सीधे नजरअंदाज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, ये रामविलास पासवान के सियासी वारिस बनने या दावा करने की लड़ाई है। बहरहाल इस खबर को आगे बढ़ाते हैं और इसको डिटेल से समझाते हैं कि आखिर चाचा और भतीजे के बीच में ये जो चल रहा है सियासी नोरा कुश्ती और कशमकश वो क्यों। पशुपति पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान दोनों ही हाजीपुर सीट को लेकर आमने सामने हैं। चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान, जिन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी कभी कहा जाता था, कि पारंपरिक सीट को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते हैं। वहीं उनके चाचा पशुपति पारस भी अपने भाई के बनाए इस राजनीतिक जमीन को किसी और को नहीं देने पर अड़े हुए हैं। असली खींचतान इसी सीट को लेकर है, जिसमें मोदी के हनुमान खुद को कहने वाले चिराग पासवान ने बाजी मार ली है। अब सवाल ये उठता है कि पशुपति पारस करेंगे क्या। पशुपति पारस ने भले ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयमित भाषा और शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, उससे लगता है कि वो बीजेपी से दो हाथ करने के या आक्रामक मूड में नहीं है। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रखी। पीएम मोदी को देश का बड़ा नेता बताया, यानी कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि कोई ऐसा समीकरण बन सकता है जिसका भविष्य में उनको फायदा हो। पशुपति आरजेडी के संपर्क में भी हैं। आरजेडी भी चाहती है कि कोई बड़ा दलित चेहरा उसके साथ जुड़ जाए। आरजेडी पशुपति को 5 सीटें दे सकती है। संभावना है कि हाजीपुर सीट, जिसके लिए दोनों के बीच में ये कशमकश चल रही है, हाजीपुर समेत जो सीटें एनडीए में चिराग पासवान को मिली है, वही सीटें महागठबंधन में
पशुपति पारस को मिल सकती है। मतलब जिन सीटों पर चिराग अपने उम्मीदवार उतारेंगे उनके खिलाफ चाचा भी अपने उम्मीदवार सामने खड़े कर देंगे। पशुपति आज पटना पहुंच गए, कल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और कर सकते हैं। अब इस चीज में आपको यह समझना जरूरी है कि ये लड़ाई जो हो रही है इसमें वोट बैंक कहां है। वोट बैंक की बात करें तो रामविलास पासवान दलितों के बड़े नेता रहे हैं। बिहार की पासवान जाति उन्हें ही अपना नेता, सबसे बड़ा नेता मानती रही है। बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ उसमें पासवानों की आबादी 5.31% है, जबकि दलित और महादलित की आबादी 19.65% के करीब है। इसी बड़े वोट बैंक को लेकर पशुपति और चिराग पासवान में खींचतानी है। दूसरी बड़ी लड़ाई रामविलास पासवान की विरासत वाली हाजीपुर सीट की रही है। पशुपति कह चुके हैं कि बड़े भाई रामविलास पासवान जब राज्यसभा में गए तो वो सीट उन्हें सौंप कर गए थे। वहीं चिराग कहते हैं कि ये सीट उनके पिता की है और वो उन्हें हर हाल में चाहिए। रामविलास पासवान इस सीट से 8 बार सांसद रह चुके हैं। अब यहां आपको ये समझना भी बहुत ही जरूरी हो जाता है कि बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं, क्या वोटरों का समीकरण है। हाल में जो जातीय जनगणना हुई और उसके जो आंकड़े आए उसके मुताबिक यादवों की संख्या वहां पर 14.26% है। पासवान जैसा पहले बताया 5.31% है, रविदास 5.2%, कोयरी 4.2%। ब्राह्मणों की आबादी की जहां तक बात करें तो वो 3.65% है, यानी 4% भी ब्राह्मण वहां पर नहीं है। राजपूत उससे भी कम 3.45%, मुसहर 3.08%, भूमिहार 2.86%, कुर्मी 2.80%, मल्लाह 2.60%, बनिया 2.31% और कायस्थ 0.60% वहां पर बिहार की राजनीति में है। अब क्या है कि ये बिहार की राजनीति हमने आपको समझाई कि दोनों के बीच में क्या लड़ाई है और क्यों है। हम अक्कू श्रीवास्तव जी से जानना चाहेंगे कि अक्कू जी, पारस का जो स्टेप है और जिस तरह से बीजेपी ने उनको यहां पर अभी के बार तरजीह दी है, मतलब चिराग को, इसका बिहार में वोटों पर क्या असर पड़ेगा, आपके नजरिए से क्या है? देखिए, जहां तक पारस का सवाल है, पारस किसके सोना साबित होंगे दूसरों के लिए ये देखना होगा, और चिराग क्या कर पाएंगे ये देखना होगा। चिराग क्या रामविलास जी का एक जो साम्राज्य था उसको, उसके असली मालिक हैं कि नहीं है। तो जो ग्राउंड पे नजर आता है, जिसको जो अभी आपने डाटा बताया है कि पासवान समुदाय, जिसको नीतीश कुमार ने अपने दौर में खत्म करने की पूरी कोशिश की और दलितों को, महादलितों को जो बंटवारा किया था उसमें एक पासवान समाज को ही वो अलग रखा उन्होंने दलित पे, बाकी सबको महादलित बना दिया था उन्होंने। तो अब जो बचा हुआ है वो लीगेसी जो है वो, क्योंकि चिराग के साथ सबसे अच्छी बात रही, तमाम चीजें रही, संघर्ष करते रहे लगातार, और कार्यक्रम पशुपति पारस जो थे वो रामविलास पासवान की छवि जरूर थे, लेकिन उनके साथ वो पार्टी कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा संपर्क में जरूर थे वो शुरुआत के दौर में, लेकिन उस वोट बैंक नहीं था। वोट बैंक की जो गणित थी वो सिर्फ पासवान जी के साथ थी। रामविलास पासवान जी बहुत लोकप्रिय थे, आप लोग चाहे हम सब लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन वो धीरे धीरे चिराग ने पिछले 10 सालों में उसको अपने साथ कर लिया और एक अच्छे स्थिति में है। पास नहीं कहा जा सकता कि जी कुछ मैं रोकना चाहूंगा, हमारे पास समय की कमी है। अब तो ये आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। 4 जून को ये पता चल जाएगा कि आखिर इस नए सियासी समीकरण का किसको कितना फायदा मिला है। फिलहाल इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद देखिए हॉट सीट कि आज किसकी बारी है, किस सीट पर कौन किसके बीच कांटे की टक्कर है।